और हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं इस समय हरवीर सिंह, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने बहुत सुना इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से सब लोग बहुत खुश हैं, बाजार बहुत खुश था। हालांकि पहले बाजार में उछाल दिखाई दी, बाद में कुछ गिरा भी। आप कैसे आंकेंगे इस बजट को? कहा जा रहा है कि विकास, वेलफेयर सभी को बैलेंस करने वाला बजट है। देखिए, मेरा ख्याल से ये बजट, भले ही हम ये कहें कि इलेक्शन बजट नहीं है, मेरा मानना है कि बहुत बड़े तबके को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा कैमोफ्लेज भी करता है। मतलब अगर बजट में सबसे ज़्यादा निगाह लोगों की रहती है कि टैक्स में क्या हुआ है, पर्टिकुलरली इनकम टैक्स में। कई बजट के बाद उसमें जो चेंज आया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में जाके आपको कुछ एडवांटेज मिलता है, या फिर आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं आप कुछ बचाइए मत, आप सिर्फ टैक्स मत दीजिए, यहाँ पर आप जाइए। तो जो सेविंग्स हैं या जो इंसेंटिव हैं आपका, अगर अभी भी आप एटीसी या आपका मेडिकल इंश्योरेंस या एचआरए, एलटीसी ये सब लेंगे तो आपको अभी भी पुराना रिजीम बेहतर है, इसमें ऐसा कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखता। दूसरा मेरा पॉइंट है कि इसमें जो बहुत बड़ा पुश किया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बट जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर है उसके जो प्रोविजन है बजट में, उनमें या तो कटौती की गई है या फिर वो एकदम स्थिर है। जैसे मनरेगा में कटौती है, आपका जो ये प्रोविजन है, इवन सब्सिडीज को कम किया गया है। हालांकि सब्सिडी कुछ तो कंपल्सन है, जब जरूरत होगी तो वो बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर मैं प्रोविजन देखूं तो उसमें बहुत सारा उस तरीके के चेंजेस हैं। प्लस एक प्रॉब्लम क्या है कि इस बजट में, वैसे भी पिछले साल भी इसी तरह का था कि आप नंबर नहीं बताते, आप कहते 66% जंप किया, कहाँ से किया। तो ये जो एक परंपरा बनी है बजट में कि आप नंबर बता के उसके ऊपर ये नहीं बताते कि बजटरी प्रोविजन ये था, आपका रिवाइज एस्टिमेट ये आया है और अब हम नया ये कर रहे हैं, तो एक क्लैरिटी होती है कि आपको दिखेगा। जी हरवीर जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, सिंपल एक छोटा छोटा ब्रेक डाउन अगर कर लें। हमने अभी सुना कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे बहुत बढ़ रही हैं और बहुत नौकरियां आएंगी, आप अग्री करते हैं? मैं देखिए, हाँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट जॉब क्रिएशन पे आएगा। आई एग्री विद दैट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे किसानों के लिए ये प्रो कृषि बजट लग रहा है आपको? इसमें किसानों के लिए क्या है बजट में, मैं ये समझ नहीं पा रहा। महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं को बोल दिया गया कि 2 लाख रुपए आप बैंक में अपने रखें, सेविंग्स करें और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि कितनी महिलाएं जिनके पास 2 लाख रुपए की सेविंग है? बिल्कुल, एक तो जो बहुत बड़ी तादाद हमारी है देश में आबादी की, उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं है। दूसरे, अभी आपको 7.25% तो इंटरेस्ट आपको बैंक में मिल ही रहा है, जो नॉर्मल जो फिक्स डिपॉजिट्स है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.75 मिल रहा है, तो बड़ी द अट्रैक्शन। और आईएमएफ ने जो कहा कि भारत जो है एक ब्राइट स्पॉट है, और कल आईएमएफ की रिपोर्ट आई, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, उसमें कहा गया कि हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा रहेगा। 6.1% आंका आईएमएफ ने, हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने इसको थोड़ा और बुलिश था इकोनॉमिक सर्वे, और बढ़ाया, जो कि अक्सर होता है। आपको लगता है कि ये जो बजट है हरवीर जी, वो उस ट्रैजेक्टरी, उस दिशा में चलने के लिए मददगार साबित होगा कि ग्रोथ बनी रहे हमारी? असल में देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला है और आईएमएफ का एस्टीमेट आया, उसके पहले जो अंकटाड का भी आया था, तो सवाल है कि उसमें बहुत सारे राइडर्स हैं, और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो राइडर्स उसने भी बताए कि हम लोग वो 6.8 तक जाएंगे, ये एक अनुमान है। लेकिन साथ में ये भी है कि जो ग्लोबल रिसेशन की स्थिति है, बहुत सारी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या उनका ग्रोथ बहुत कम है, और हमारा जो ये जो इंटरनेट, जो हमारा ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके साथ इंडिया का लिंकेज बहुत स्ट्रांग है, और इसमें क्लियर कहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित होंगे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, हमारा जो ये जो करेंसी का जो वैल्यू है वो कम हो सकता है। तो ये सारे राइडर्स के साथ में 6.8 की बात करता है। एंड जो आईएमएफ ने 6.1 कहा है, अगर आप देखो पिछला एस्टीमेट, पहले जब आगे आगे ये साल चलेगा, क्योंकि वो लोग कैलेंडर ईयर में लेते हैं, तो वो कई बार पिछली बार भी रिवाइज किया था। तो ये ग्रोथ, और दूसरा पॉइंट है कि ये लकीली हमारे लिए पिछले 4-5 मानसून बहुत नॉर्मल है, वेदर इज गुड, एग्रीकल्चर इज सपोर्टिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे, देखिए इंडस्ट्री ने आज मार्केट में उछाल भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ? 1.16% इन द करंट फिजिकल, और 7% ग्रोथ के बाद मैन्युफैक्चरिंग की, तब आपका 1% आपको जॉब ग्रोथ आता है। तो आप क्लियरली इतने होपफुल नहीं है, लेकिन ये आप एक रियलिस्ट बता रहे हैं कि इसमें बहुत अभी ऊंच नीच की भी गुंजाइश है। पर मैं पहले आप कुछ स्टूडेंट्स के पास जाना चाहूंगी, और आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, फिर मैं
आऊँगी इस जवाब के लिए। आपको क्या कैसा लगा बजट का? आप अगर मैं पूछूं कि आपके लिए हाईलाइट क्या था, क्या आपको इसमें से समझ आया और अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? तो इस बजट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, कैसे ये बहुत यूथ ओरिएंटेड था और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को, ग्रीन ग्रोथ और बहुत सारी चीज़ों को इसने कवर किया। बट एक चीज़ जो मेरे को नहीं समझ आई वो ये थी कि अगर हम खर्चा देखें, मतलब एक्सपेंडिचर देखें, तो वर्ल्ड का जो एक्सपेंडिचर इंडेक्स है उस पर हम लोग 144 पे अप्रॉक्स लाई करते हैं आउट ऑफ 200 कंट्रीज़ में से। एंड बट हम मतलब साइज़ एंड पॉपुलेशन वाइज देखें तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं। तो ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद हमारा एक्सपेंडिचर इतना पीछे लाई करता है? हम देखें अगर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल ट्रैकर जो है उसमें भी हम बहुत पीछे लाई करते हैं। तो इतना खर्चा हो रहा है, मतलब पैसा जो है जो गवर्नमेंट अलॉट करती है वो जा कहाँ रहा है अगर हम इतना पीछे लाई करते हैं? ठीक है, तो एक्सपेंडिचर के ऊपर आपका सवाल था, मैं जवाब लूंगी, लेकिन एक क्वेश्चन और ले लूँ यहाँ पर। आपका भी क्वेश्चन है, फिर आपके पास आऊँगी। हाँ, आपका सवाल क्या है? खड़े हो। मेरा सवाल सस्टेनेबिलिटी पे है कि ये बजट बहुत बात कर रहा है सस्टेनेबिलिटी पे, पर जैसे एसडीजी ट्रैकर में देखा गया कि इंडिया 121 रैंक पे आ गया, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी हमसे ऊपर है। तो इस बजट में सस्टेनेबिलिटी को कैसे ग्रोथ मिलेगी? ओके, एक्सपेंडिचर, सस्टेनेबिलिटी, और आपका सवाल क्या है? मैम मेरा सवाल है एजुकेशन को लेके, बिकॉज ASCR की अभी रिपोर्ट आई थी दैट पेंडेमिक हैज़ रियली रिड्यूस द लर्निंग पर्टिकुलरली इन प्राइमरी एजुकेशन, बट बजट में उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है, और इनफैक्ट जो एजुकेशन का बजट है वो भी बिल्कुल स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है। और सेकंड पॉइंट ये है कि ये इलेक्शन ईयर का बजट है, और इसमें हम हमेशा देखते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट को तय किया जाता है इन द बजटरी एस्टिमेट, इट इज़ रियली देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन द बजटरी एस्टिमेट एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट, particularly in the election year budgets. So what is the guarantee that this time the government will be able to strike the target of 5.9%? ओके, एक एक करके। हाँ, अभी मैं आऊंगी क्योंकि हम फिर सवाल के जवाब भी ले लें, और आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, एक्सपेंडिचर की बात है कि एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो अभी तक इतना ज़्यादा रहा नहीं, तो एक्सपेंडिचर पे हम इतने नीचे क्यों हैं और कैसे ये बढ़ सकती है? आप बोलना चाहते हैं आकाश जी? जी, एक्सपेंडिचर को तो 10 लाख करोड़ रुपए जो है कैपेक्स के लिए आ रहा है, और दूसरी है जो बच्चे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं 2027 में 2027 में इंडिया वुड बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। 2035 में फर्दर एस्टिमेट है विल बी अ 10 आकाश जी, सॉरी, एक मिनट रोक रही हूँ बीच में। उन्होंने बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वहां हमारी अभी स्थिति पोजीशन नीचे है। वो इस बजट में ऐसा क्या है जो उम्मीद जगाता है कि हम उसमें ऊपर उठेंगे? वो इसी पे आ रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है सस्टेनेबिलिटी आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ में, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा खर्चा और उसका रिजल्ट आपको आज ही मिल गया, 6 महीने में 9 महीने में मिल गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि वो ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। वो ग्रोथ वो है जिसका 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके, विजनरी ग्रोथ है। और एक छोटी क्लैरिफिकेशन दे दूं, और एक क्लैरिफिकेशन है छोटी सी। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्योंकि आपको तमाम तरह की टैक्स एग्जेम्पशन मिल रही हैं, तो वहां 7 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल नहीं है। सर, मैं और आपके हरवीर जी, इस पर आपका क्या कमेंट होगा? आपने दोनों सवाल सुने, बल्कि एजुकेशन के बारे में भी सवाल था, उस पर आपका जवाब। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम लोग बजट का साइज बढ़ाते जा रहे हैं, 45 लाख करोड़ तक बजट का साइज पहुंच गया है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखोगे, जो एसडीजी की बात आती है, हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 ऐसे पैरामीटर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एसडीजी के हिसाब से। तो उसमें हम लोग कहाँ खड़े हैं, उसके ऊपर अभी एक टिप्पणी इसलिए हो रही है कि ये हम क्यों नहीं उसको इम्प्रूव कर पा रहे, क्योंकि जो ये ओवरऑल हमारा जो एक्सपेंडिचर है, अगर आप देखो, आप डिजिटल लाइब्रेरी बना देंगे। अरे भाई, आप ये बताइए कि जो रूरल इंडिया में आपका जो कोविड के टाइम पे जो लर्निंग का इतना बुरा हाल हुआ है, वो लर्निंग गैप जो हुई है उसको कवर करने के लिए कुछ दिखता है क्या बजट में? आप मुझे बताइए कि आप यहाँ से बाहर जाएंगे, आपका 2G कनेक्शन तो चलता नहीं है, आप लोगों को कहते हैं कि आप सीधा डिजिटलाइज कर लीजिए। आई थिंक देयर इज अ ह्यूज गैप। और आपका भारत नेट का क्या हो रहा है? तो एक बड़ा डिजिटल डिवाइड जिसे मैं कहूंगा, हमें उस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। और फिजिकली हम ये कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, बट मैं ये
आपको ये बताना पड़ेगा कितने सीट्स क्रिएट हुए हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जो हमारा जो माल न्यूट्रिशन का लेवल है, अभी भी हमारे जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ का जो इशू आ रहा है, माल न्यूट्रिशन का इतना हंगर का इशू है, वाई वी आर स्टिल फोर्स्ड टू फीड 81 करोड़। आप देखें ना, 81 करोड़ लोगों को हमें फ्री खाना देना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल, देना पड़ रहा है? क्योंकि हम वहाँ पे एसडीजी के जो पैरामीटर्स हैं या जो पॉवर्टी का लेवल है, जो लोगों का अपना जो बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी आपने है, सही कहा।